हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि हमारी ज्योग्राफी क्लास सॉरी हिस्ट्री क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है द बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। इसके बारे में लास्ट चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके थे, बट इस चैप्टर में और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, कि सिविलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। और आज की मेजरली वीडियो रहने वाली है इंट्रोडक्टरी क्लास। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर का एक इन्फो ले लें और थोड़ा सा आगे भी बढ़ लें। ठीक है, तो ये थीम बी का सेकंड चैप्टर है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट का, चैप्टर नंबर 6, द बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। अब बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आता है कि पहले बिगनिंग के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिविलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है? कोई गैस करना चाहेगा? ओके, देखो बेसिकली अगर हम सिविलाइजेशन के बारे में वर्क करें, तो सिविलाइजेशन जो इंडियन आपका मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ था, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, उसका नेक्स्ट वर्जन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। वो एक तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कोई उनके लिए निर्णय ले, किंगशिप टाइप चीज़ शुरू हो जाती है। लोग ज़्यादा अर्बनाइज हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ट्रेड कर पाते हैं। मतलब एक एक तरीके से एक सोसाइटी क्रिएट होने की तरफ हम मूव कर जाते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन में। तो आई होप कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा कि बेसिकली सिविलाइजेशन किस किस चीज को एग्जैक्टली क्या क्या सिविलाइजेशन में होना चाहिए, या किस सोसाइटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक सिविलाइजेशन बोलने के लिए। हम्म तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हम काफी सारी चीजें पढ़ पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं पहले वो पढ़ा है तो एक बार उसके गो थ्रू हो जाएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है, एक बीबी लाल ने कुछ बात बोली है, हम पहले से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, नोन वेरियसली, मतलब अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज। अब ये जो सिविलाइजेशन है वो रिमार्केबल है, यानी नोटिस करने वाली है। क्यों नोटिस करने वाली है, इसके बारे में डिटेल में तो आपको बाद में पता चलेगा। कुछ हिंट कर देता हूं अभी मैं, कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पर ना लोगों ने जो चीज एक सिविलाइजेशन को जरूरत होती है, जो सिविलाइजेशन के पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जब मैं हड़प्पा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज, इट शोज हाउ अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी, यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है, एक वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan society scenarios was not that of exploitation, but of mutual accommodation. मतलब यहाँ पर जो रिच और पुअर के बीच का जो फासला है ना, वो बहुत ही ऐसा नहीं है, रिजिड है। मतलब लगभग सभी को एक जैसी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं या प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, राइट। और फिर इसके अलावा और म्यूचुअल एकोमोडेशन, मतलब सभी को एक जैसे एकोमोडेशन या एक जैसी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए हड़प्पा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल के तौर पे हम देख पाते हैं, राइट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े। तो इस चैप्टर के बिग क्वेश्चंस क्या क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, जो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले कि एक सिविलाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा भी बता दिया है। सेकंड, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन थी? सबसे पहले हमने पढ़ने वाले हैं कि सिविलाइजेशन एग्जैक्टली होती क्या है, और दूसरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो स्टार्टिंग
सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी। फिर थर्ड, व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स, मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या थे, मतलब वो सिविलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या उन्होंने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी थी जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाती, उनकी मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या थे, उन्होंने किस किस चीज की खोज कर दी थी, या वो कैसे ऐसा एनवायरनमेंट अपना बना लिया था कि उन्हें एक सिविलाइजेशन के तौर पे देखा जाने लगा या फिर सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट, सिविलाइजेशन क्या होती है। सेकंड, बारे में जानेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी। और थर्ड, उनकी मेजर अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ। जैसे कि हमने ज्योग्राफी के टर्म्स भी पढ़े थे, हर चैप्टर में मैं आपको कुछ ना कुछ टर्म्स लेके आता हूँ जिनके बारे में आपको बताता हूँ, और जो आगे जाके, अभी तो आप 6 क्लास के लेवल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये टर्म्स आपको अभी क्लियर नहीं है, अगर अभी क्लियर कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स इनका रीड करना जरूरी है क्लियर करने के लिए, अभी क्लियर कर लेते हैं तो आगे काफी काम आएंगे। जैसे सबसे पहले कहीं पर अगर मेटलर्जी लिखा होता है, मेटलर्जी का मतलब होता है इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल, मतलब मेटल को कैसे निकाला जाता है नेचर से, उसे हम मेटलर्जी भी बोल देते हैं। जैसे कि उन्हें प्योरीफाई करना, किसी और मेटल के साथ कंबाइन करना। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल बोलूं, टिन प्लस कॉपर, आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, अगर कॉपर के साथ टिन को कंबाइन किया जाए कॉपर हार्ड करने के लिए, तो उससे क्या बनता है, ये मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द नेचर, मेटलर्जी में क्या होता है, मेटल को नेचर से निकालने की प्रोसेस, उसे प्योरीफाई करना, किसी और मेटल के साथ कंबाइन करना, और उसकी साइंटिफिक स्टडी और उसके प्रॉपर्टीज, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्लियर है। फिर ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, किसी एक रिवर फ्लो हो रही है और उसमें दूसरी रिवर आके मिलती है, तो ये रिवर क्या हो जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है। ठीक है, अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर और लेक, फॉर इंस्टांस द यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब एक रिवर जो बह रही है, बड़ी रिवर, उसमें अगर छोटी रिवर आके मिलती है, तो वो क्या हो गई, उस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। मान लीजिए ये गंगा रिवर है, वैसे अच्छा दूसरा बना देता हूँ, ये गंगा रिवर है और यमुना इसमें यहाँ से आके ऐसे मिलती है, ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, तो यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, इसको भी मैंने एक टर्म बताया था, कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर आपके मेटलर्जी तैयार हो गया, ट्रिब्यूटरी तैयार हो गया, कॉन्फ्लुएंस तैयार हो गया। अब आते हैं फोर्टिफिकेशन पे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली, क्या बोलते हैं, वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी, जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पसेस। अगर हम किसी सिटी के आसपास वॉल्स खड़ी कर देते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट टर्म है एलीट। एलीट का मतलब होता है, ये वर्ड रेफर करता है हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो हायर लेयर होते हैं, जो रिच होते हैं, एलीट क्लास आपने सुना होगा, ये तो एलीट क्लास से बिलोंग करता है, मतलब रिच लोग हैं, या फिर पॉश एरिया में रहते हैं, पॉश तरीके से रहते हैं, जो कि स्पेशली किन के लिए यूज होता है, रूलर्स के लिए या फिर ऑफिशियल्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, ऑफन प्रीस्ट के लिए भी यूज होता है, जो पुजारी हैं उन्हें भी एलीट क्लास का माना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। और बेसिक डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है, एलीट क्लास क्या है, ऊंची क्लास को बोला जाता है। ठीक है, और फिर आते हैं रिजर्वॉयर पर। रिजर्वॉयर क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस जहां पर वाटर स्टोर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। ऐसा नेचुरल या आर्टिफिशियल प्लेस जहां पर वाटर स्टोर करके रखा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। फिर उसके बाद आते हैं पल्सेस। पल्सेस क्या होती है, कैटेगरी होती है क्रॉप्स की, इंक्लूड्स बीन, पीज, लिनलेट्स, यानी दाल भी इसमें होती हैं, और मटर भी होती हैं, बीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम पल्सेस बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। मेटलर्जी, मेटल की स्टडी हो या मेटल को नेचुरल नेचर से निकालना हो,
या उसे किसी के साथ मिक्स करना हो, इन सभी चीजों को हम मेटलर्जी बोल देते हैं। फिर ट्रिब्यूटरी, एक बड़ी रिवर में जब एक छोटी रिवर आकर मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरी बोला जाता है बड़ी रिवर की, जैसे यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। फोर्टिफिकेशन, किसी भी एक सेटलमेंट को सिक्योर करने के लिए अगर उसके चारों तरफ हम कोई बैरियर क्रिएट करते हैं, वॉल्स क्रिएट कर देते हैं, तो उसे बोल देते हैं फोर्टिफिकेशन। एलीट, एलीट रिच क्लास को या फिर हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी को बोलते हैं। रिजर्वॉयर, नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से कहीं पर भी वाटर अगर स्टोर किया जा रहा है तो उसे रिजर्वॉयर बोल दिया जाता है। पल्सेस, मतलब इसमें दाल, बीन्स और पीस जैसी जो क्रॉप्स होती हैं वो पल्सेस कहलाती हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक क्विक रिवीजन करता हूँ, उसके बाद हम आते हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। इसके बाद हमने बी लाइन ने जो बात बोली उसके बारे में पढ़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने कुछ कुछ। फिर हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश की, जिसमें हम अगर ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं साथ साथ में तो सिविलाइजेशन क्या होती है वो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी वो पता चल जाएगा। उसके बाद उनके मेजर अचीवमेंट्स क्या थे उन सिविलाइजेशन के, उनके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़े कुछ टर्म्स, जिसमें मेटलर्जी पढ़ा। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द नेचर और प्योरीफाइंग कंबाइनिंग दैम, या फिर उनकी स्टडी की जा रही है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जा रहा है तो उसे मेटलर्जी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी, अगर बड़ी रिवर में कोई छोटी रिवर आकर मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरी कह दिया जाता है उसका। गंगा यमुना का एग्जाम्पल लिया। फोर्टिफिकेशन, अगर किसी सेटलमेंट को सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए उसके चारों तरफ वॉल्स क्रिएट कर दी जाती हैं, बैरियर बना दिया जाता है, उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। एलीट क्या होता है, हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी को हम एलीट बोलते हैं। रिजर्वॉयर क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस पर अगर वाटर को स्टोर किया जा रहा है तो उसे रिजर्वॉयर बोल देते हैं। पल्सेस क्या होती हैं, एक कैटेगरी होती है क्रॉप की जिसमें दाल, आपकी बीन्स, पीस आते हैं। अब एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होती है, द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटल डाउन प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, developing some techniques such as construction, metallurgy, transport, moving towards civilization। मतलब जो फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटल हुआ था, एक जगह रहने लगे थे, तो वो क्या प्रैक्टिस करने लगे थे, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा पूरा चैप्टर। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, एग्रीकल्चर टेक्निक्स प्रैक्टिस करने लगे थे। तो वहां पर और क्या क्या चीजें की जाती थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई आपकी, या फिर उन्होंने घर बनाना शुरू किए, जो आपका मेटल है उनकी खोज की, उन्हें प्योरीफाई करके टूल्स बनाने शुरू किए, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, ट्रेड शुरू किया। ये सारी चीजें आपकी सिविलाइजेशन का पार्ट होती हैं। जब भी कोई सिविलाइजेशन बोली जाती है तो ये सारी चीजें वहां पर देखी नहीं होती है कि वहां पर ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं कि नहीं। ठीक है। द टर्म इज यूज्ड फॉर एन सिविलाइजेशन, जो टर्म है वो एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूज किया जाता है, जहां पर वो एडवांस हो चुके हैं, मतलब वो ट्रेड परफॉर्म कर पा रहे हैं, घर बना पा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ जा पा रहे हैं। अब कुछ इसमें ना बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं इसके, कि किन किन चीजों को हम सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले कि वहां पर किसी प्रकार की कोई ना गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब सारे फैसले लेने के लिए या फिर कहाँ पर कौन सा काम होने वाला है और एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, इन सब के लिए ना गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो आम लोगों की तरफ से फैसला ले सके या फिर कोई भी ड्यूटी या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सके। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है अर्बनाइजेशन। जब भी कोई सिविलाइजेशन स्टेब्लिश होती है तो वो क्या है ना, एक पर्टिकुलर, पहले तो क्या है, जिसका जहां मन हुआ, किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, जिसका जहां मन हुआ वहां रहना शुरू कर दिया, या फिर कहीं भी खेती करनी शुरू कर दी, अच्छा ये जमीन अच्छी लग रही है वहां खेती कर दी। लेकिन जब अर्बनाइजेशन होता है, बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं एक जगह रहने का, तो हमें टाउन प्लानिंग जरूरी होती है। जैसे कि अक्सर कर आपने देख पाया होगा अपने घर के आसपास आजकल हर जगह टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, कि नाली कहाँ से निकलेंगी, घर किस पैटर्न में होने चाहिए, रास्ते किस तरीके से होने चाहिए ताकि बाढ़ के खतरे कम हो, नेचुरल डिजास्टर होने की चीजें कम हो। तो ये अर्बनाइजेशन का पार्ट होता है, जैसे कि टाउन प्लानिंग होनी चाहिए वहां पर, सिटीज का ग्रोथ होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट
और ड्रेनेज सिस्टम, ये दो मेन चीजें हैं। वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, सभी के पास पानी पहुंचने की ठीक ठीक सुविधा हो। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, नालियां जो आपके हैं, सीवर लाइंस हैं, ये ठीक से मैनेज होनी चाहिए, जो कि अर्बनाइजेशन में देखी जाती है। और जब एक जगह लोग रहना शुरू कर देते हैं तो वो ना क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसी चीजें जो वैसे तो काम नहीं आती या फिर काम भी आती हैं, लेकिन लेकिन वो दिखने में या फिर किसी भी काम का टास्क को परफॉर्म करने में ज्यादा फास्ट होती हैं, तो उन्हें आर्ट और क्राफ्ट में किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट सच एज स्टोन और मेटल। और उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड बनाने का, जैसे कि ऑर्नामेंट्स या टूल्स, इन सबको क्राफ्ट के अंदर देखा जाता है। मतलब टूल्स बनाने हुए या फिर कोई भी ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी बनानी हुई, कोई भी अलग तरीके का मेटल मिला या फिर उससे टूल्स कैसे बनाए जा सकते हैं या बर्तन कैसे बनाए जा सकते हैं या फिर कुछ और तरीके से कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें वहाँ के लोगों को समझनी या फिर क्रिएट करनी पड़ती हैं। फिर आता है ट्रेड। जब ट्रेड शुरू होता है सिविलाइजेशन में, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं, मतलब विद इन द रीजन और दूसरा दूर दूर प्लेसेस पर जाकर भी ट्रेड करना, व्यापार करना, ये भी शामिल होता है। जिसमें वो कभी किसी चीज के बदले एक्सचेंज, जैसे बार्टर सिस्टम आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। मतलब मान लीजिए मुझे टमाटर की जरूरत है और आपके पास आलू है, अ, ठीक है, मेरे पास टमाटर है, आपके पास आलू है, और आपको टमाटर की जरूरत है और मुझे आलू की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, आधे टमाटर या फिर पूरे टमाटर आपको दे दूंगा, उसके बदले में आलू आपसे ले लूंगा। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पर पैसे बीच में नहीं आते, मतलब कोई भी करेंसी बीच में नहीं आती, बल्कि आप गुड्स के बदले गुड्स ले लेते हो, मतलब सामान के बदले सामान मिल जाता है आपको। ठीक है। अक्सर कर गाँव में भी देखा होगा आपने कि आप गेहूं लेकर जाते हैं दुकान पर, वो लेता है आपसे, उसकी कीमत बताता है और उसके बदले में उस वैल्यू का आपको सामान दे देता है। ठीक है। ऐसे ट्रेड भी देखने को मिलते हैं। और फिर कुछ प्रकार की राइटिंग भी देखने को मिल जाती है, जिससे रिकॉर्ड रखा जा सके या फिर कम्युनिकेशन किया जा सके, एक दूसरे के से कांटेक्ट में रहा जा सके। उसके अलावा कल्चरल आइडियाज देखने को मिलते हैं। कल्चरल आइडियाज किसके बारे में? अबाउट द लाइफ, अबाउट द वर्ल्ड, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के थ्रू दिखाए जाते हैं, आर्किटेक्चर के थ्रू दिखाए जाते हैं, लिटरेचर के थ्रू दिखाए जाते हैं, ओरल ट्रेडिशन या सोशल कस्टम के थ्रू दिखाए जाते हैं। जैसे आज भी हमें क्या है, पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। आज भी हमें पुराने ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, आज भी हमें पुरानी पॉटरी देखने को मिलती है, जो कि हमें ये बताती है उनका कल्चर कैसा था, या क्राफ्ट्स कैसे थे, या फिर वो कितने अर्बनाइज थे, ट्रेड कैसे करते थे। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, अब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि खाने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए, इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज। एग्रीकल्चर भी इतना कि सिर्फ विलेज विलेज तक सीमित ना हो, बल्कि सिटीज को भी फीड करवा पाए, यानी खाना प्रोवाइड करवा पाए। तो इतना एग्रीकल्चर, मतलब पहले तो क्या होता था, जित उतना प्रोड्यूस करते थे जितना सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब खुद के लिए इनफ है। लेकिन फिर बाद में क्या किया, बाकी लोगों के लिए भी वो पूरा होना चाहिए, ज्यादा सरप्लस में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये सारी चीजें। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वहां पर एक गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो उनके बिहाफ में मैनेज कर सके, डिसीजन ले सके, या फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी, कोई टास्क पूरा करना है वो कर सके। दूसरा अर्बनाइजेशन, थर्ड क्राफ्ट, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ राइटिंग, सिक्स्थ कल्चरल आइडिया, सेवंथ एग्रीकल्चर। तो ये 7 चीजें हैं, और ये सातों चीजें इंपॉर्टेंट है और आप याद रखेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है इन सातों चीजों में। आगे बढ़े। ठीक है। अब सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब सिविलाइजेशन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ शुरू हो गई और सब जगह सिविलाइज हो गए, लेकिन ऐसा हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर लोग सिविलाइज्ड हो गए, ये दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए गया था, और यहाँ देखा यहाँ पर तो वैसी ही स्थिति है। फिर यहाँ ने ट्रेड किया होगा, उसने बताया होगा कि हमारे यहाँ तो लोग मिलकर ऐसा ऐसा काम कर लेते हैं, साथ में ट्रेड भी कर लेते हैं, क्राफ्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी बना रखी है हमने एक तरीके से,
और उसके अलावा हमारे लोग क्या एग्रीकल्चर भी बहुत सरप्लस में करने लगे हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसा नहीं सेल्फ सफिशिएंट है। या फिर धीरे धीरे जो लोग यहाँ पर थे तो उनके मन में भी ऐसा आया होगा कि ऐसे 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 बहुत सारे लोग साथ रह सकते हैं, प्रोटेक्टेड रहेंगे, एनिमल हंट कर पाएंगे, फैमिली बना सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर भी धीरे धीरे उनके मन में आई होंगी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने भी अलग अलग टाइम पर हमें अलग अलग पार्ट्स में सिविलाइजेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे मॉडर्न डे इराक और सीरिया में देखने को मिलता है। मैंने मैप भी लगाया तो आपको, अच्छा इस मैप में क्लियर नहीं है, बट आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। ये आप जरूर देख के आएंगे, एक ये आपका होमवर्क है कि मॉडर्न डे सीरिया और इराक आप मैप में देख कर आएंगे, प्लस इनकी कैपिटल भी पता करेंगे, इनकी कैपिटल क्या है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो कि आज के इराक और सीरिया की जगह हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। एंड द सिविलाइजेशन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। अब यहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी हमें कुछ सेंचुरीज पहले देखने को मिलती है। अब अगर आपको याद है डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीमियम सॉरी प्रीवियस क्लासेस में। अगर अभी भी किसी को सेंचुरी या फिर डिकेड, मिलेनियम, ईयर ऐसी चीजों में डाउट है तो एक बार जरूर गो थ्रू हो जाएंगे उन क्लासेस से। ठीक है, और फिर मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, ये हमें कुछ साल पहले सेंचुरी लेटर देखने को मिलती है, और मेसोपोटामिया में 6000 साल पहले देखने को मिलती है। इन मैनी वेज humanity would not have reached its present stage without the enormous contribution and advances of those ancient civilization। मतलब जिस जिस स्टेज पे आज हम बैठे हुए हैं, आज हम अपने आप को देख पा रहे हैं, वहां कभी नहीं पहुंच पाते अगर इन जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो हमारे पूर्वज हैं या फिर जो हमारे एंशियंट लोग रह चुके हैं 6000 साल पहले, 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, जो लोग रह चुके हैं, अगर उन्होंने अपने आप को ग्रो ना किया होता, अगर उन्होंने गवर्नमेंट ना बनाई होती, अर्बनाइज ना किए ना हुए होते, क्राफ्ट करना शुरू ना किया होता या ट्रेड करना शुरू ना किया होता, या कुछ राइटिंग रिकॉर्ड्स ना छोड़े होते, कल्चरल आइडियाज ना छोड़े होते, एग्रीकल्चर ना छोड़ा होता, तो शायद आज हम जहां पर हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करता है, अचानक से बूम कहीं नहीं आता। तो धीरे धीरे थॉट्स डेवलप होते हैं, तब जाके ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर अब जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है बिगिनिंग ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हमें यहाँ पर 4000 बीसीई में देखने को मिलती है। अच्छा, एक डाउट अभी भी मुझे पता है आ रहा होगा आपके मन में कि हम 6000 साल पहले पढ़ के आए हैं और यहाँ हमें इस स्केल में 4000 बीसीई लिखा है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों, तो ये क्या है बीसीई, बिफोर बीसीई, क्या पढ़ते हैं इसे, बिफोर क्राइस्ट वाली पोजीशन पे है ना यहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गए अपन 1000 सीई पर, और यहाँ पर आ गए 2000 सीई पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जीरो का तो कोई रोल नहीं है, तो 4000 साल पहले ये मान लीजिए यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तो बिफोर क्राइस्ट 4000, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसे। तो 4000 साल पहले ये, तो मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 4000 साल पहले ही हमें ये देखने को मिलती है। तो 4000 ये हो गए, और 2000 साल जो अभी हम जी चुके हैं इस तरफ जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, तो 2000 साल ये। तो ऐसे करके अगर टोटल हम करते हैं, एक मिनट, तो हमें ये कितना देखने को मिलता है, 6000 ईयर अगो देखने को मिलता है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिनको ए सॉरी बीसीई, बीसी, एडी और सीई का कॉन्सेप्ट नहीं पता है,
तो वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया है। आप एक बार जरूर गो थ्रू हो जाएंगे, नहीं तो इन टर्म्स में हमेशा हमेशा डाउटफुल रहेंगे, जैसे बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, एनो डोमिनी, और ये कॉमन एरा। क्लियर है इतना? अब अगर आपने ये वाली क्लास ले रखी है, प्रीवियस क्लास ले रखी है, तो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है वो आपको समझ में आ रही होगी, और अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। फिर ऐसे ही हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है 2000 और 3000 बीसीई के बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मान लीजिए ये सिविलाइजेशन 3000 में देखने को मिलती है, तो बताइए आज से, प्रेजेंट समय से इस सिविलाइजेशन को अप्रोक्स कितना टाइम होगा? तो 2000 यहाँ और 3000 यहाँ, तो कितनी पुरानी होगी अप्रोक्स में? 5000 ईयर पुरानी। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद 2000 बीसीई में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिल जाती है। क्लियर है? ये यहाँ पर हमने एक तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जाना, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जाना, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी जाना। मेसोपोटामिया आज आपको कहाँ देखने को मिलता है? इराक और सीरिया वाले रीजन में देखने को मिलता है, जिसको मैंने आपको मैप में देखने को बोला है। अप्रोक्स लोकेशन बता दी है, और इनकी कैपिटल भी देख के आने। फिर इजिप्ट भी आप मैप में देख के आएंगे, कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये पता कर ओ, चलिए मैंने लिख दिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर भी इजिप्ट एक बार मैप में देख के आएंगे, और इसका कैपिटल भी देख के आएंगे। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लगभग आपको कुछ कुछ आइडिया पड़ गया होगा। और ये है एक धोलावीरा की इमेज, जिसके बारे में, ये भी एक सिविलाइजेशन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया इतना कि सिविलाइजेशन क्या होती है, एटलीस्ट इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं, एक बार और क्विक रिवीजन करेंगे शुरू से, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चैप्टर है द बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, क्लास 6 सोशल साइंस, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, और वैसे चैप्टर नंबर 6 है। इसमें सबसे पहले जाना बीबी लाल ने क्या बोला था, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन, हम जानेंगे सिविलाइजेशन क्या होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सी, मेजर अचीवमेंट्स क्या थे उनके। और आज हमारा टॉपिक था मेजरली व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में जाना कि टेक्निक होती है जिससे हम मेटल निकाल सकते हैं, उसे प्योरीफाई कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। उनकी स्टडी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब एक छोटी रिवर बड़ी रिवर में आके मिलती है तो उसे हम उसकी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जैसे यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। फोर्टिफिकेशन, अगर किसी भी सिटी या फिर किसी प्लेस को हम क्या करते हैं, किसी बैरियर से प्रोटेक्ट करते हैं या वहाँ वॉल्स क्रिएट कर देते हैं, तो उसे फोर्टिफिकेशन बोल देते हैं। एलीट क्या होता है, हायर लेयर ऑफ सोसाइटी होती है, उसे हम एलीट या फिर एलीट क्लास बोल देते हैं। रिजर्वोयर, नेचुरल या आर्टिफिशियल प्लेस जहाँ पर वाटर इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे हम रिजर्वोयर बोलते हैं। पल्सेस क्या होती हैं, एक क्रॉप की कैटेगरी होती है जिसमें बीन्स, पीस और लेनलेट्स यानी दाल आती हैं। फिर उसके बाद हमने जाना सिविलाइजेशन क्या होती है। पहले हमने थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लिया कि सिविलाइजेशन में जैसे कंस्ट्रक्शन करती हैं, मेटलर्जी करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, उनके बारे में जाना। और ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस स्टेज को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ये भी जाना। किसको? ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस स्टेज को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ये भी जाना। एक बार और बता रहा हूँ, याद रखेंगे, ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस स्टेज को सिविलाइजेशन कहते हैं, ये भी जाना। अब सिविलाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने यहाँ पर पढ़े थे, जिनमें था कि कोई भी सिविलाइजेशन है वहाँ पर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि डेली के अफेयर्स मैनेज कर सके या फिर उनके बिहाफ में डिसीजन ले सके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही हैं उसके बारे में काम कर सके। फिर हमने जाना कि अर्बनाइजेशन भी होना चाहिए, जहाँ पर टाउन प्लानिंग या फिर वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होते हैं, ये भी होना चाहिए। फिर उसके बाद क्राफ्ट भी हमने जानने की कोशिश की, स्टोन मेटल से बने हुए टूल्स या फिर ऑर्नामेंट, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। ऑर्नामेंट बेसिकली आप ज्वेलरी को समझ सकते हैं।
जिनको नहीं पता है अभी तक। ट्रेड, ट्रेड बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होना शुरू हो गया था। इंटरनल मतलब अपनी ही सिविलाइजेशन, मतलब एक गांव बसा लिया उन्होंने, तो वहां पर जो ट्रेड हो रहा है, या फिर एक बहुत बड़ी जगह उन्हें बना ली, तो वहां के अलावा लोग दूर जाकर, बाहर जाकर भी ट्रेड करते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद हमें राइटिंग भी देखने को मिलती है, जिससे कि रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। कल्चरल आइडियाज भी देखने को मिलते हैं, किसके बारे में, लाइफ के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, सोशल कस्टम्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से शुरू कर चुके थे। अब वो ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, बल्कि सरप्लस में भी करते थे। सरप्लस में भी कल्चरल एक्टिविटी करते, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। ठीक है। तो ये 7 चीजें थी। फर्स्ट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड क्राफ्ट, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ राइटिंग, सिक्स्थ कल्चरल आइडिया, सेवंथ एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद हमने जाना कि अलग अलग समय में अलग अलग जगह सिविलाइजेशन इवॉल्व होना शुरू हो गई। इनमें से सबसे पहले हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, जो कि 6000 साल पहले हमें देखने को मिल जाती है, और इसके बारे में हमने इस स्केल में भी देखा। ठीक है। फिर उसके बाद आए, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, इराक सीरिया में, जिसको आपको इसको मैप में लोकेट करके लाना है, और इनकी कैपिटल भी आपको पढ़ के आनी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी जाना। ठीक है। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेट विदाउट एनॉर्मस कंट्रीब्यूशन एडवांसमेंट्स ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशन। फिर ये भी जाना कि जो हम आज प्रेजेंट में हैं, वहां तक हम कभी नहीं पहुंच पाते अगर इन एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ग्रो ना किया होता, इन्होंने एडवांसमेंट ना लाए होते तो। फिर उसके बाद हमने मैप में लोकेशन देखने की कोशिश की, हमें ठीक से विजिबल नहीं हुई, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख के आएंगे, उसका कैपिटल पता करके आएंगे। फिर हमने ये भी जाना यहाँ पर 6000 BCE, ये 6000 ईयर एगो कैसे बोला गया, इसके बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन जानी। 4000 BCE में ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, ये 3000 के आसपास देखने को मिलती है, और ये 2000 के आसपास देखने को मिलती है, ये भी जाना। फिर उसके बाद धोलावीरा की एक सुंदर सी फोटो देखी, जहाँ पर सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है हमें, और काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम विलेज टू सिटी हम कैसे मूव हुए, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और कीप रिवाइजिंग, स्टे कंसिस्टेंट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंसी और रिवीजन, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन, याद रखिएगा, अगर रिवाइज नहीं की। चलिए एक चीज पूछता हूँ, भूषेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा कौन थी, आपको ये बताना है बस। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके अलावा जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।